हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारा जो नया सब्जेक्ट है कंपनी लॉ 4th सेमेस्टर के लिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कि कंपनी लॉ ही नहीं तो एक लॉ एक नॉर्मल बिल लॉ में कैसे बदलता है या तब्दील होता है, इसकी प्रक्रिया और एक लॉ बनने की प्रक्रिया। मैं ये नहीं कहती कि आप में से किसी को ये पता नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि एक या दो लोगों को ना पता हो, तो जिनको नहीं पता है उन्होंने आज ये जानकारी कर लेनी है और जिनको पता है उन्होंने अपने नॉलेज को फिर से ब्रशअप करना है यहाँ पे। इसीलिए आज का हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक बिल या एक नई जो प्रस्ताव होता है वो एक लॉ में कन्वर्ट कैसे होता है, एक लॉ बनता कैसे है, एक कायदा निर्माण कैसे होता है। यहाँ से हम हमारे कंपनी लॉ को पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही नहीं तो आप इसका कुछ पोर्शन आपने 11th और 12th में भी पढ़ रखा है, तो वहां से इन सब चीजों का पढ़ाई आप करते आते हो। लेकिन एक इतने सारे लॉ, आपने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, कंपनी लॉ पढ़ा है, उसके अंतर्गत आपने कई बार ऐसी मर्केंटाइल लॉ की भी कोई चीजें हमारे इन लॉ में आप पढ़ लेते हैं। या आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नेट सेट की, CS का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पे भी हमें ऐसे अनगिनत लॉज की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो ये लॉ है, कायदा है, ये बनता कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम शुरुआत वहीं से करते हैं। बाद में भले ही हमारा 1 या 2 सेशन इस पे ही लग जाएगा, लेकिन उसके बाद हम हमारे फ्रेश माइंड से पूरे नॉलेज के साथ कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर पूरे देश के लिए कोई कायदा बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए इनिशिएटिव लेती है, और अगर स्टेट लेवल पर किसी एक विशेष कायदे की जरूरत है, लॉ की जरूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे स्पेशल इनिशिएटिव लेती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ऐसे लॉ होते हैं जैसे कि कंपनी लॉ, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा वहां पे वर्चस्व दिखाई पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेन रोल या वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो फिर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेस होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मैंने एक डायग्राम या एक इंफॉर्मेशन लिखी है, ये है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में लोअर हाउस जो है LH जो है वो है लोअर हाउस। तो लोअर हाउस होता है लोकसभा और अपर हाउस होता है राज्यसभा। अब सबसे पहले ये टर्म हमें पता होनी चाहिए कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, तो 2 है। वो 2 कौन से हैं, तो लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा और अपर हाउस कहलाता है राज्यसभा। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक बिल का या किसी एक प्रस्ताव को रखा जाता है और जब इनके द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वो बिल लॉ में तब्दील होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने ये प्रक्रिया लॉ बनने की होती है, तो वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में होती है स्पेशली। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी जो नया लॉ होता है, मीन्स न्यू लॉ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बिल। सबसे पहले जो एक नया कायदा है वो एक बिल के रूप में होता है। न्यू लॉ क्या होता है, पहले बिल होता है। फिर ये बिल हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में। अब ये LS क्या है, लोकसभा, हम लोअर हाउस में सबसे पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां पे अपना बिल या अपना प्रस्ताव किसी एक संबंधित कायदे के लिए रखते हैं। फिर जब हम लोकसभा में या लोअर हाउस में उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो लोकसभा या लोअर हाउस उस प्रस्ताव को पारित करता है, अप्रूव करता है, तब जाके एक स्टेप आगे बढ़ती है और वो स्टेप होती है कि हम उस बिल को फिर इंट्रोड्यूस करते हैं राज्यसभा में। सबसे पहले एक बिल, फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा लोकसभा में, फिर वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा में। और फिर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उस बिल को स्वीकृति दी गई, अप्रूव किया गया उस बिल को, तब वो बिल भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास या प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास किस लिए, तो सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए। और ये जब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा
दे देते हैं तो उसके बाद इजीली प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, और जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं तो उस समय पे उस बिल को या उस लॉ को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने वाली जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट द्वारा एसेंट देना। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट द्वारा सिग्नेचर की गई माने प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, तो एसेंट देने के बाद की प्रक्रिया है ये बिल नोटिफाइड किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। अब ये ऑफिशियल गैजेट कौन सा होता है, तो भारत का राजपत्र। अब ये सब मैं चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो कुछ आप अपने एंड से यहाँ पे सर्च करना है, तो राजपत्र क्या होता है सर्च कीजिए। तो प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद बिल नोटिफाइड हो जाता है ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत की राजपत्र में, और उसके बाद उस राजपत्र में या ऑफिशियल गैजेट में उसकी इफेक्टिव डेट लिखी जाती है। अब ये ऐसा सीधा चलना चाहिए था, वैसे आप ये स्ट्रेट मैनर में लिख सकते हो, मैंने बोर्ड का जो मुझे लिमिटेशन है उसके कारण यहाँ पे लिखा है, ये स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो। तो नोटिफाइड जब होता है ऑफिशियल गैजेट में जब लिखा जाता है तो वहां पे उसकी इफेक्टिव डेट लिखी जाती है, और हमारे कंपनी लॉ की इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2014। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि लॉ बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अब ये केवल कंपनी लॉ के लिए ही लागू नहीं पड़ती, तो हर एक जो कायदा होता है वो इसी प्रकार से बनता है। अब हमने एक नॉर्मल कायदा बनने की प्रक्रिया देखी, इसके बाद अब हम आते हैं हमारे कंपनी लॉ पे, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा यहाँ पे पार्ट चलने वाला है। तो कंपनी लॉ की बात करते हैं, तो कंपनी लॉ 2013 हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कंपनी लॉ 2013 को प्रेसिडेंट का एसेंट जब मिला वो डेट थी 29 अगस्त 2013। मतलब ये जो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर वाली बात है इसीलिए पहले समझाया। अब आपको प्रेसिडेंट एसेंट क्या है ये तुरंत समझ आ गया कि प्रेसिडेंट ने, या ये सब इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन था लोकसभा और राज्यसभा का, और जो अप्रूवमेंट वहां मिली है उसके बाद जो प्रेसिडेंट के पास बिल गया और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, एसेंट दे दिया, तो वो डेट थी 29 अगस्त 2013। फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये इफेक्टिव कब से हुआ, तो कंपनी लॉ 2013 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। अब ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि कब एसेंट मिला, कब वो इफेक्टिव हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा कंपनी लॉ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं बिना हमारे सिलेबस को टच किए कि कंपनी लॉ क्या है। तो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। अब ये रूल बेस्ड लेजिस्लेशन क्या है, तो यहाँ पे जो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन कहा गया है ये इसलिए कहा गया, बड़ा भारी शब्द लग रहा है, ये कैसे मतलब क्या किस संदर्भ में उपयोग में लाया गया है, तो ये उपयोग में लाया गया है क्योंकि कंपनी लॉ डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, और स्पेशली कंपनी लॉ 2013 डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट, तो पहला है एक्ट और दूसरा है रूल्स। अब सबसे पहला हम यहाँ पे रूल बेस्ड लेजिस्लेशन जो है, जो दो पार्ट जिसके कारण हो गए कंपनी एक्ट 2013 के, वो है एक्ट और रूल्स। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दो पार्ट में क्यों आया। तो सबसे पहला है एक्ट। अब एक्ट क्या है, तो मेन पार्ट ऑफ द एक्ट, और जिसको हम बोलेंगे क्रक्स, मेन चीजें एकदम जो जिसको मराठी में बोलते हैं ना ठड़क मुद्दे, ठोस मुद्दे जो होते हैं वो आते हैं एक्ट में। और उसके साथ साथ एक बात हम बोल सकते हैं कि जिसमें सहज बदलाव नहीं किए जा सकते, मतलब जो बदलना इतना सरल नहीं होता, मतलब आज एक है कल दूसरा बना लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड उसमें चेंजेस नहीं होते, ऐसा रिजिड पार्ट भी एक्ट कहलाता है। ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है कि चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होते, बट बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर चेंजेस होते हैं, वो पार्ट होता है एक्ट। और फिर रूल्स क्या है, तो जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जिसमें हमारी जरूरत के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, वो है रूल्स। अब ये जो एक्ट है और रूल्स है, फिर इसमें बदलाव अगर छठी छमासी या सालों गिनती कभी होगा तो वो कौन करेगा, ये आपके मन में एक सवाल होगा। तो वो बदलाव अब एक्ट कौन बनाता है, अब यहाँ से देखिए एक्ट कौन बना रहा है, तो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन है, तो लोकसभा राज्यसभा।
मतलब इन शॉर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो एक्ट में तब्दीली कर सकते हैं। अब एक्ट में बदलाव होना इतना संभव भी क्यों नहीं है, ये एक मैं आपको थोड़ा अपने विषय से हटके भी बताती हूँ। क्योंकि देखिए, अब कोई भी चीज हमारे देश में आज विपक्ष है, कांग्रेस की स्थिति कितनी सुदृढ़ है, कितने वो सोच समझ के बोलते हैं, क्या उनके मुद्दे रखना होते हैं और वो क्या बोल जाते हैं, ये आप भी उस चीज से बहुत भली भांति परिचित हो। तो ऐसे परिस्थिति में किसी एक बात पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन एक साथ खड़े हो जाए, ये बहुत कम देखा जाता है। मतलब ये जो अप्रूव होने वाली चीज है, इसी में सालों कट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बदलाव करना कोई सरल बात नहीं मानी जाती। ये यहाँ पे ऑर्डर करते ही इनका समय निकल जाता है। इसीलिए यहाँ बहुत ज्यादा जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है, तब जाके ये लोग यहाँ पे अपना स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि रूल्स, हम रूल्स में तो बदलाव करने हैं, नीड के हिसाब से बदलाव करने हैं, जरूरत के हिसाब से बदलाव करने हैं, तो ये अधिकार दिया गया है एमसीए को। अब ये एमसीए कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो पूरा कंपनी लॉ पे जिनका नियंत्रण है, जो मतलब सुपरविजन का काम भी करते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अब रूल्स के बारे में मैंने बताया कि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, अपने नीड के हिसाब से बदलाव होते रहता है, और ये बदलाव करने का अधिकार एमसीए के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स के पास है, और यही हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए कारणीभूत है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि 2013 के एक्ट से लेकर आज 2020 में हर एक बदलाव को हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि जो नई नई चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करें, या नई चीजों का हम यहाँ पे अध्ययन कर सके। लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं, आज मैं एक चीज आपको पढ़ा दूं और कल अगर उसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो आपका वो कर्तव्य है कि आप उस बदलाव से अवगत रहे या आप उससे परिचित रहे। तो इसीलिए मतलब ये मैंने थोड़ा मजाक के तौर पे बताया कि एमसीए ही कारण है कि जो नीड के हिसाब से, क्योंकि अभी हमारा जो बिजनेस का जो एक नेचर बोलते हैं हमारे इंडिया में जो है, वो अभी जो एक दौर देखा जा रहा है, इस दौर में बहुत ऐसा फ्रिक्वेंटली, या जिसमें हम बोलेंगे कि बहुत ऐसा ट्रिमेंडियस चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। तो जैसा चेंजेस, ये जैसा रूप व्यवसाय ले रहा है, बिजनेस ले रहा है, उसके हिसाब से रूल्स में बदलाव एमसीए कर देता है। और इसीलिए हर 6 महीने में, हर 2 महीने में कई बदलाव, कई अमेंडमेंट हमें रूल्स में दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब करते हैं एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब यहाँ हमने देखा कि एक्ट और रूल्स, जिसको हमने रूल बेस्ड लेजिस्लेशन कहा था, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड था। अब एक सवाल आना चाहिए था आपको कि क्या ये 2013 का ही एक्ट ऐसा 2 अलग अलग इसमें डिवाइडेड है? क्या 1956 वाला नहीं था ऐसा? तो बिल्कुल नहीं था। 1956 का जो लॉ था उसमें रूल्स और एक्ट एक साथ थे, लेकिन 2013 के इसमें उन दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो ये भी एक 2013 के एक्ट की यूएसपी हो सकती है, एक यूनिक पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है। अब अगर हम 1956 और 2013 के लॉ की बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन है तो वो भी हमें बता देना चाहिए कि क्यों 2013 का एक्ट आया। तो इसके केवल 3 कारण है। पहला सत्यम, दूसरा सहारा और तीसरा किंगफिशर। अब ये कैसे? तो 2008 से 2009 के दौर में हमारे भारतीय व्यवसाय जगत में इतने फ्रॉड हुए कि उस समय गवर्नमेंट को, उस समय अथॉरिटीज को ऐसा लगा कि अब हमें हमारे लॉ में, हमारे कायदे में बदलाव करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या ये लॉ आने के बाद ये फ्रॉड नहीं हुए? तो हुए, बेशक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। अब उसमें जैसे भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी आया हुआ है, बहुत सारे नए नए बदलाव है। अब अगर हम उतने डीप में जाने की कोशिश करें तो बहुत एक क्या बोलेंगे उसको, एक डीप ओशन है जिसमें हम कई अलग अलग बातें खोज सकते हैं, लेकिन हमें एक ऊपरी छोर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो उस समय की लैकुनास थे उसको दूर करने के लिए 2013 का एक्ट आया हुआ है। अब 2013 के और 1956 के एक्ट में क्या बदलाव है? अब थोड़ा यहाँ पे मैं ये रब कर देती हूँ और यहीं पे लिख लेती हूँ। तो अगर हम बात करें कि 1956 का जो एक्ट था और 2013 का जो एक्ट है, तो 1956 के एक्ट में सेक्शन थे
पढ़ रहा है, तो इतने सारे जो मतलब सेक्शंस थे क्या वो उड़ा दिए? तो नहीं, वो उड़ाए नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंड किए हैं, वो एक दूसरे में मर्ज किए हैं, और जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट थे वो उड़ा दिए हैं। पर सभी उड़ाए हैं ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन एक कंपनी लॉ की जो एक अफाट व्याप्ति थी, एक वाइडर स्कोप था, उसको थोड़ा नैरो करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। उसके बाद अगर चैप्टर्स की बात करें, अब यहाँ पे जो चैप्टर्स है वो केवल हम 2013 के, अब हम यहाँ पे न्यू इसके हिसाब से देखेंगे। तो ये जो चैप्टर्स की संकल्पना है ये 2013 में दी गई है, और न्यू चैप्टर्स 2013 के है वो है 29। और उसके बाद अगर शेड्यूल्स देखें तो शेड्यूल्स 2013 के एक्ट में हमें दिए गए हैं 7। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स और शेड्यूल है ये केवल 2013 के बारे में है, 1956 में इसका अंतर्भाव नहीं है। तो केवल सेक्शन में आप ये जानकारी, और आपको अगर यहाँ पे लेखी पेपर आपका होता है, रिटर्न पेपर होता है 80 मार्क्स का, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बना सकते हो। और कभी भी आप पेपर में अच्छे मार्क तभी हासिल कर सकते हो जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, प्रस्तावना जो आपने लिखी है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई हो, उसमें ऐसी जानकारी दिखाओ जो अन्य लोग ना दिखा पाए। तो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा यूनिक वहां पे बता सकता है। तो ये था एक डिफरेंस सेक्शंस के बीच में कि कितने सेक्शंस थे 1956 के एक्ट में या 1956 में, और कितने सेक्शन है 2013 में। और 2013 के एक्ट के बारे में आज मैंने बिल्कुल थोड़ी आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में यहाँ पे जानकारी दी है। इसके बाद का एक और वीडियो में ऐसा ही कोई नई जानकारी के साथ बनाऊंगी, और फिर उसके बाद अपने रियल सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से शुरुआत करूंगी। तब तक के लिए आशा है आपको ये नई चीजें समझ आई होंगी और आपने इसको अपने कॉपी पे उतारने का भी मन बनाया होगा। धन्यवाद।